हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टोटल एजुकेशन। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हमने इससे पहले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 देखा था जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ मेरे चैनल से देख लीजिएगा। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम इस वीडियो में शॉर्ट नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों कवर करेंगे। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? ऑन द प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा that are necessary for the survival of living organism are known as life process। जो सारे प्रोसेसेस है जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। इनके बिना हम सर्वाइवल नहीं कर सकते। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। हम इसकी एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी की लाइन्स क्या है? हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव? हम किसी भी अलाइव एंड नॉट अलाइव, किसी भी लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में डिफरेंस कैसे बता सकते हैं? इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कर्ड और अ मैन shouting loudly on the street, we know that these are living beings। हम देखते हैं कि डॉग भाग रहा है, काऊ खा रही है, मैन चिल्ला रहा है, स्ट्रीट में सड़क पे चिल्ला रहा है, ठीक है। हम ये सब देख के बता सकते हैं कि वह लिविंग बींग्स है। व्हाट इफ़ द डॉग और द काऊ और द मैन वर asleep? लेकिन जब डॉग, काऊ और मैन तीनों सो रहे हो तो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। तब भी हमें पता होता है कि वह लिविंग है। बट हाउ वी नो डैट? लेकिन हमें कैसे पता चलेगा उस टाइम कि वह लिविंग है या नहीं? वी सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो डैट दे आर अलाइव। हम देखते हैं कि वो सांस ले रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि वो जिंदा है। What about plants? तो प्लांट्स का क्या? हाउ डू वी नो डैट दे आर अलाइव? हमें प्लांट्स के बारे में कैसे पता चलेगा कि वह जिंदा है, वह अलाइव है? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, कुछ लोग कहते हैं कि वो ग्रीन है, इसका मतलब वो जिंदा है। बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? बट उन प्लांट्स का क्या जिनका कलर ग्रीन नहीं है? दे ग्रो ओवर टाइम, वो टाइम के साथ ग्रो होते हैं। सो वी नो डैट दे आर अलाइव। इफ़ वो प्लांट्स टाइम के साथ ग्रो हो रहे हैं तो हम कह देते हैं कि वो भी अलाइव है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर प्लांट ग्रीन है तो वो अलाइव है। बट जो प्लांट ग्रीन नहीं होते उनका कैसे पता चलेगा कि वो ग्रो कर रहे हैं? कुछ कहते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं तो वो अलाइव है। सम विल से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में अपन क्या कह सकते हैं? वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। हम देखते हैं उनके अंदर कुछ मूवमेंट, जैसे कि उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। ये एक कॉमन एविडेंस है कि उनका पता लगाने के लिए कि वो लाइव है या नहीं है। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। बट कोई प्लांट है जो हमें ग्रो करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्या वो स्टिल जिंदा है? एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो ब्रीथ कर रहे हैं बट उनका जो विजिबल मूवमेंट है, उनका ब्रीथ का जो मूवमेंट है वो हमें विजिबल नहीं है, तो क्या वो भी अलाइव है? ये सब हमें कैसे पता चलेगा? सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। सो हम किसी भी विजिबल मूवमेंट्स को देखते हुए हम
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यह उसके लिए इनफ नहीं है। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई मूवमेंट of molecules. For example, is this invisible molecular movement necessary for knife? क्या invisible molecular movement necessary है knife के लिए? If we ask this question to professional biologist, जब हमने ये question एक professional biologist से पूछा, they will say yes, उन्होंने कहा yes. In fact, viruses do not show any molecular movement. जो वायरस होते हैं वो किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं, डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स। जब तक वह किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर देते उनमें कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं होता। एंड दैट इज़ पार्शली वाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर देयर आर ट्रूली अलाइव और नॉट। इसलिए ये पार्शली कंट्रोवर्सी है कि वो अलाइव है या नहीं। हम किसी भी मॉलिक्यूलर बेसिस के मूवमेंट पे नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ अलाइव है और नहीं है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडिड फॉर लाइफ? मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों नेसेसरी है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स है। दे कैन हैव टिश्यूज़, उनमें टिश्यूज़ होती है। टिश्यूज़ किससे बनती है? टिश्यूज़ हैव सेल्स। टिश्यूज़ में क्या होता है? सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स। सेल में क्या होता है? स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं एंड सो ऑन। हमने पहले की क्लासेस में ये पढ़ा है कि बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती है। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाती है? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये लाइन हमें यही समझाना चाह रही है कि दे कैन हैव टिश्यूज़, टिश्यूज़ हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। Because of the effects of the environment, this organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. If ये ऑर्डर हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नो लॉन्गर भी अलाइव, ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। सो लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयर एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसीलिए जो लिविंग क्रीचर्स होते हैं उनके अंदर रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो रिपेयर भी हो जाता है एंड मेंटेन भी रखते हैं। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑन द टाइम। वो हमेशा जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते रहते हैं। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो हम देखेंगे। लेट अस एक्सप्लेन। सो हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास। जो मेंटेनेंस प्रोसेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि हम एक क्लास में सभी बच्चे कैसे मेंटेनेंस से बैठे रहते हैं कि डेस्क एकदम 9 by 9 लगी हुई रहती है, ये सब मेंटेनेंस। इवन इफ़ वी आर जस्ट एस्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। ये मेंटेनेंस हमेशा चलती रहती है। दिस प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा मेंटेनेंस का जॉब चलता है, उसे क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। सीन्स these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown। ये किसी भी मेंटेनेंस प्रोसेस में हमें डैमेज और ब्रेकडाउन से बचाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? आउटसाइड द बॉडी से, बॉडी के बाहर से। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस
to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to inside a process we commonly call nutrition. हम फूड को इंटेक करेंगे. फूड क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है. जब हम खाना खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. हमने बाहर से एनर्जी ली, और अब जो इनसाइड जो प्रोसेस होगा, हमारे अंदर जो प्रोसेस होगा, उसको क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिशन. इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज ग्रो होता है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फॉर आउटसाइड. बहुत से एडिशनल रॉ मटेरियल्स भी हमें ज़रूरत होती है. सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर. मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड. इसीलिए मोस्टली जो फूड सोर्सेज होते हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस. और इसी कार्बन सोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंडिंग के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कार्बन सोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस. उनके अंदर डिफरेंट टाइप के है ना कार्बन सोर्सेज चाहिए. इसीलिए हमने उसको कहा है काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस. द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड. जो आउटसाइड सोर्स होता है हमारे लिए एनर्जी का, वो हमें थोड़ा सा वेरिड कर सकता है, क्योंकि सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं होता है. दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी therefore need to be broken down or built up in the body. So these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for the maintaining living structures as well as to kind of molecules the body needs to grow. हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो वो एनर्जी जो होती है जो हम बाहर आउटसाइड से इनटेक करते हैं, जैसे कि हमने खाना खाया तो उससे हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी. वो एनर्जी आगे जाके कन्वर्ट होगी यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में, और वही एनर्जी हमारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट के टाइम पे काम आती है और हमारे लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में काम में आती है. एनर्जी क्या करती है? हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका मेंटेनेंस करती है. ठीक है. और बॉडी को नीड होती है ग्रो करने की. अगर बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ठीक है. फॉर दीज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी. इसीलिए जो केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ है वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है. ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स. और ऑक्सीडेशन और रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस जो होती है, रेडॉक्स जो रिएक्शन होती है, वो भी हमारे मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी है. फॉर दीज मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन सोर्स लेते हैं बाहर से, जैसे कि ह्यूमन से देख लो, हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, इसीलिए इसमें कहा है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स. और हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? फूड सोर्स को ब्रेक करने में, फॉर सेल्यूलर नीड, हमारी सेल्स के लिए. इज़ वॉट वी कॉल रेस्पिरेशन. इसी को ही क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, किसके लिए? हमारा जो फूड सोर्स है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. इसीलिए उसको क्या कहते हैं?
respiration. So ये important lines. In the case of single-cell organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में उनके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता फूड टेक करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए. बट ये जो चीज़ें हैं रिमूवल गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये सब नीडेड है क्योंकि इनका जो मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट, क्योंकि उनका जो एंटायर सरफेस होता है ऑर्गेनिजम्स का वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में होता है. ठीक है. बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज. बट तब क्या होगा जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज इंक्रीज होगा एंड उनकी जो बॉडी डिज़ाइन होगी वो मोर कॉम्प्लेक्स होगी. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द सेंस मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सारे सेंस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं सराउंडिंग के, इन्वायरमेंट के. Thus simple diffusion will not meet the requirement of on the sense. तब उस कंडीशन में जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है वो सारी रिक्वायरमेंट्स सारी सेंस के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता है. We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. हमने पहले भी देखा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनके वेरियस बॉडी पार्ट्स कैसे एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू. वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन. हम उन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से और उनके ऑर्गेनाइजेशन से उनके फंक्शंस को हम जानते हैं इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इट इज़ देयरफॉर not surprising. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be a function of specialized tissue. ये हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि फूड का अपटेक करना और ऑक्सीजन लेना एक फंक्शन है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फंक्शन है वो. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. ये कहना चाहते हैं कि जो फूड है और ऑक्सीजन है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इंटेक करता है. जैसे कि हम ऑक्सीजन किसके थ्रू लेते हैं, नोज़ के थ्रू. फूड किसके थ्रू खाते हैं हम, माउथ के थ्रू हम फूड को इंटेक करते हैं. बट वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, लेकिन जो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स हैं उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सबको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. ठीक है. दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. इसलिए ये जो सिचुएशन है वो क्या क्रिएट करती है, हमें आवश्यकता होती है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें चाहिए फॉर कैरिंग फूड को कैरी करने के लिए एंड ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम नोज़ से ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन वो हमारे पूरी बॉडी को चाहिए, हमारे हर एक ऑर्गन को चाहिए. तो वो सारे ऑर्गन्स तक कैसे पहुँचेगा ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू. ठीक है. व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज़ द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन. इसलिए केमिकल रिएक्शन का यूज़ करा जाता है कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन से एनर्जी का जनरेट करने की. दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स that are not only useless of sense of the body but could even be harmful. These waste byproduct and therefore needed to be removed for the body and discarded outside by the process called excretion. जब केमिकल रिएक्शन होती है हमारे बॉडी में, केमिकल रिएक्शन होती है कार्बन सोर्सेज और ऑक्सीजन के थ्रू एनर्जी जनरेट होता है और फिर वो जो बाय प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है हमारी बॉडी के लिए यूजलेस होता है और हार्मफुल होता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड बाय द बॉडी. और वो जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट होता है, जो भी
बाय प्रोडक्ट बनता है जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, वो क्या होता है, एक्सक्रीशन के थ्रू आउटसाइड हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अगेन इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिज़ाइन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, इसीलिए ये एक बेसिक रूल है कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड, एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू डेवलप होती है, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू। और इसका और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड किस में हुई, हमें एक्सक्रीशन में हुई। हमने देखा आगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड हमें रेस्पिरेशन में हुई, क्योंकि वो ऑक्सीजन को हम पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। फिर हमने देखा फूड, सारे ऑर्गन्स को विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब चाहिए, तो फूड भी ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड होती है हमें। एंड देन एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड होती है। लेट अस कंसिडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। सो अब हम बहुत सारे प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होता है, सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन, जिसके अंदर हम जिसकी हमें नीड होती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमारे लिए क्या किस किस प्रोसेस की ज़रूरत है, उसको हम वन बाय वन स्टेप्स के थ्रू पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम। हम ये सारे प्रोसेस वन बाय वन पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देख लिया है। हम नेक्स्ट प्रोसेस में न्यूट्रिशन देखेंगे कि न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।